डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी का जो तीसरा टॉपिक है न्याय, उसके बारे में हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। और अगर आपने पाठ्यक्रम को ध्यान से देखा होगा तो न्याय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखित की गई हैं, जिसमें जो पहली बात लिखी हुई है वो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में लिखा हुआ है। जो रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसका उल्लेख किया गया है, और जो दूसरी बात लिखी गई है वो रॉल्स के न्याय सिद्धांत के समुदायवादी आलोचना की बात की गई है। उसका जो कम्युनिटेरियन क्रिटिक है उसकी वहाँ पे बात की गई है। तो जो बातें आपके पाठ्यक्रम में लिखी हुई हैं उसकी तो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे ये आवश्यक होगा कि हम सबसे पहले जो न्याय की जो संकल्पना है उसको समझने का प्रयास करें और ये देखें कि किस तरीके से समय के साथ साथ इस न्याय की संकल्पना का जो विकास है वो विभिन्न रूपों में हुआ है। एक बार अगर आप न्याय के बारे में जो सामान्य संकल्पना है अगर आप उसको समझ जाएंगे तो फिर आपको रॉल्स को समझने में या रॉल्स की जो समुदायवादी आलोचना है उसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले हम लोग जो इस टॉपिक से या इन टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन्हें भी हम एक बार देख लें। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका जो टॉपिक है वो नाम पूरा ऊपर लिखा हुआ है रेड कलर में, न्याय, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में न्याय के संप्रत्यय एवं इसके समुदायवादी समालोचक। अब जो प्रश्न है उनमें अगर आप प्रश्नों को देखें तो 2010 में जो प्रश्न पूछा गया उसमें एक पर्टिकुलर टर्म है अनभिज्ञता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये रॉल्स की थ्योरी में ही ये शब्द आते हैं। फिर उसके बाद 2013 में भी एक दूसरे पर्टिकुलर टर्म पे सवाल पूछा गया, वो है मूलभूत स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन। ये भी जो शब्द है ये रॉल्स की न्याय की संकल्पना में आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो 2014 में जो प्रश्न पूछा गया उसमें समुदायवादी विचारकों की समीक्षाओं में न्याय की संकल्पना को स्पष्ट करिए। ठीक है, तो वो आपके पाठ्यक्रम में ही लिखा है। आप देख रहे हैं कि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत और उसका कम्युनिटेरियन क्रिटिक। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है उसे आप देखें तो 2015 में रॉल्स की न्याय की थ्योरी में विशिष्टता सिद्धांत, और उसके बाद 2016 में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें लोकतांत्रिक समता पर रॉल्स के तर्क का आलोचनात्मक उल्लेख कीजिए। 2017 में जो प्रश्न पूछा गया है वो है रॉल्स का न्याय सिद्धांत संविदागत एवं वितरक दोनों है, इसका परीक्षण कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार इसमें से सवाल आए हैं। आप देख रहे हैं कि 15 में भी सवाल है, 16 में भी सवाल है, 17 में भी सवाल है। उसके पहले भी आपने देखा कि लगभग हर साल प्रश्न पूछे गए हैं। 2018 में भी प्रश्न पूछा गया। वो जो प्रश्न है वो वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के संदर्भ में है। उसके बाद 2018 में एक और प्रश्न पूछा गया जिसमें न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भेदभाव का जॉन रॉल्स द्वारा औचित्य स्थापन का विश्लेषण कीजिए। और 2019 में जो प्रश्न पूछा गया वो न्याय पर समुदायवादी परिप्रेक्ष्यों का परीक्षण कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बड़े ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। जो बातें पाठ्यक्रम में लिखी गई हैं वहीं से वो प्रश्न निकाले गए हैं। जब आप रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ेंगे तो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत पे आप देखेंगे कि आपको कुछ पर्टिकुलर टर्म भी देखने को मिलेंगे, कुछ विशिष्ट शब्द भी देखने को मिलेंगे। तो उन विशिष्ट शब्दों पे भी सवाल बने हुए हैं, और रॉल्स के सिद्धांत में जो थ्योरीज व्यक्त की गई हैं तो उन थ्योरीज पे भी सवाल बने हुए हैं, और बाकी पाठ्यक्रम के अनुसार जो समुदायवादी जो परिप्रेक्ष्य है वहाँ से भी सवाल बने हुए हैं। तो इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और आज मेरे पास में कुछ आप जैसे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था, तो उन लोगों ने ये डिमांड की है कि सर आप ऐसा करें कि जब आप किसी टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं तो टॉपिक की चर्चा के दौरान ही आप बीच बीच में उन प्रश्नों को उठाते रहिए जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं या संभावित परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम टॉपिक में बहुत आगे निकल जाते हैं तो फिर आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते। जबकि मेरा तो ये सोचना था कि अगर हम एक बार टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में प्रश्नों की चर्चा करते हैं तो उससे आपका रिवीजन हो जाता है। लेकिन चलिए, हम कोई भी उसमें तरीका अपना सकते हैं, हम टॉपिक के बीच में भी प्रश्नों की चर्चा कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग उसमें रिवीजन ज़रूर करते रहें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक है न्याय, और जैसा कि हमने कहा कि इसमें दो संदर्भ हैं। एक है रॉल्स का न्याय सिद्धांत और दूसरा इसमें जो संदर्भ है वो है इसकी समुदायवादी आलोचना। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो आपके पाठ्यक्रम में लिखा है इसकी तो चर्चा हम आगे करेंगे ही आपसे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर न्याय का कॉन्सेप्ट है क्या, जस्टिस का अर्थ क्या है और उसे किस तरीके से देखा जाता है। तो देखिए, पहली बात जो हम न्याय के संदर्भ में कह सकते हैं कि हमारी जो ह्यूमन जो सोसाइटी है वो, उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सारे मूल्यों पर आधारित है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ या ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे बहुत सारे मूल्य अस्तित्व में आते गए और फिर ये कहा गया कि बेहतर समाज वही हो सकता है जो उन मूल्यों का पालन करे या उन मूल्यों पर आधारित हो। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे मूल्य आए, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो न्याय है वो एक तरीके से प्राचीनतम मूल्य है या प्राचीनतम अवधारणा है। ठीक है। और समय के साथ साथ आप देखते हैं कि और भी बहुत सारे मूल्य निकल के सामने आते हैं, जिसमें कि स्वतंत्रता की भी संकल्पना आई, फिर समानता की भी संकल्पना आई, अधिकारों की भी संकल्पना आई। लेकिन न्याय को जो है इन सभी संकल्पनाओं में या इन सभी अवधारणाओं में सबसे प्राचीन अवधारणा के रूप में उसको देखा जाता है। और जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल थ्योरी की जो शुरुआत मानी जाती है खासतौर पे ग्रीक एज से, जिसे हम यूरोप के इतिहास में जिसे हम यूनानी काल कहते हैं, जहाँ से प्लेटो और अरस्तु जैसे जहाँ पे विचारक हुए, तो वहाँ से हमें न्याय की संकल्पना के उदाहरण मिलते हैं। अगर आप प्लेटो को देखेंगे तो प्लेटो की जो सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है जिसका नाम रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक को ये कहा जाता है कि वो कंसर्निंग जस्टिस है। यानी प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो न्याय से ही संबंधित है। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्लेटो ने जिन विचारों को व्यक्त किया तो उसमें जो न्याय की जो उसकी संकल्पना है वो उसका केंद्रीय विषय है। तो प्लेटो ने जो भी अवधारणाएं व्यक्त की, जैसे उसने आदर्श राज्य की बात की, तो आदर्श राज्य की बात करता है तो वो एक ऐसे आदर्श राज्य की बात करता है जो न्याय पर आधारित हो, या उस आदर्श राज्य के भीतर जो भी अरेंजमेंट्स किए गए वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर किए गए कि किस तरीके से न्याय की स्थापना हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में न्याय की स्थापना हो, चाहे वो सामाजिक जीवन में न्याय की स्थापना हो। और एक खास बात और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक खास बात का और आप उल्लेख कर सकते हैं कि देखिए जो न्याय की जो प्राचीनतम अवधारणाएं हैं वो कहीं न कहीं से नैतिकता की मान्यता से युक्त है। नैतिक मान्यताओं से युक्त होने का मतलब है कि फिर ये माना जाता था, ये कहा जाता था कि भाई न्याय क्या है, तो ये कहा जाता था कि न्याय जो है एक तरीके से नैतिक आचरण है। या आप कह सकते हैं कि जो प्राचीनतम जो न्याय की संकल्पनाएं थीं तो उसमें कर्तव्यों के पालन पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। जैसे आप प्लेटो के दर्शन को भी देखेंगे, प्लेटो के विचार को भी देखेंगे, तो उसमें कहीं न कहीं से उसकी जो न्याय की संकल्पना है वो कहता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, तो लोगों को अपने विशिष्ट गुणों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो उनके भीतर गुण है उसी के अकॉर्डिंग उनको कार्य करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से अगर आप ये कहते हैं कि आपके भीतर जो गुण है आपको उसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से उसमें कर्तव्य पालन पर विशेष रूप से बल दिया गया। भारत में भी आप देखेंगे, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन जो देखते हैं तो उसमें जो
प्राचीनतम जो अवधारणाएं हैं, अगर वहाँ भी अगर न्याय की बात कही गई तो वो कहीं ना कहीं से उसमें कर्तव्यों की बात ज़्यादा की गई कि वो कर्तव्य किस प्रकार से होने चाहिए। वो कर्तव्य राजा के संदर्भ में भी थे कि राजा के ये कर्तव्य है, और प्रजा के भी कर्तव्य थे कि भाई प्रजा को भी ये करना चाहिए और ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि जो शुरुआती जो न्याय की मान्यताएं थी, शुरुआती जो न्याय की अवधारणा थी, वो नैतिक मान्यताओं से युक्त थी। तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि जो न्याय है ये एक प्राचीनतम अवधारणा है, या जैसा कि हमने कहा कि एक मूल्य है, एक वैल्यू है। लेकिन ये बात भी देखी गई कि ये जो न्याय की जो अवधारणा है इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहा, और जब इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ तो हम न्याय के विभिन्न रूप देखते हैं या देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे पहला मैंने उदाहरण लिया था, जो प्राचीन राजनीतिक चिंतन से जो उदाहरण लिया जाता है, वो उदाहरण हमने लिया प्लेटो का। तो प्लेटो का जो उदाहरण लिया तो हमने कहा कि अगर आप प्लेटो को देखेंगे तो प्लेटो में आप देखते हैं कि न्याय उसका केंद्रीय विषय है। प्लेटो क्या करता है, वो न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की बात करता है। और प्लेटो के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो न्याय है वो मनुष्यों के द्वारा अपने अपने विशिष्ट गुणों के आधार पर आचरण करना है, या आप कह सकते हैं कि उसमें कर्तव्य पालन पर विशेष बल दिया गया है। और ये जो हमने प्लेटो का उदाहरण लिया है, तो ये उदाहरण इस और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में सबसे पहले प्लेटो का बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्लेटो एज ए पॉलिटिकल थिंकर आपके कोर्स में है, तो जब हम एज ए पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो को देखेंगे तो वहाँ पे हम प्लेटो के जस्टिस के बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो आप इस चीज़ को जो यहाँ पे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसको आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि आपका पाठ्यक्रम इस तरीके से है कि जहाँ पे चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। तो कहीं पे हम किसी बात की अगर संक्षेप में चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब हम उसकी वहाँ पे दूसरी जगह चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे हम उसके बारे में बहुत विस्तार से वहाँ पे अध्ययन करें, और चूँकि आपके पाठ्यक्रम में है तो वहाँ पे तो हमें उसका विस्तार से अध्ययन करना ही है। तो फिर आप दोनों संदर्भों को और अच्छे तरीके से जोड़ के देख पाएंगे। तो कुल मिला के आप देखते हैं कि प्लेटो जिस तरीके की न्याय की बात करता है, तो आप देखेंगे कि वो ये कहता है कि हर मनुष्य के भीतर 3 प्रकार के गुण होते हैं,
और वो जो गुण होते हैं उसमें एक एक तो उसमें विवेक का गुण होता है, फिर उसमें उनमें साहस का गुण होता है, और तीसरा तृष्णा होती है। विवेक, साहस और तृष्णा। तो फिर वो कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस गुण की प्रधानता है वो उसी के अनुसार एक्ट करे। और फिर प्लेटो ये भी कहता है कि खास तौर पे जो उच्च गुणों से युक्त लोग होते हैं, खास तौर पे जो विवेक से युक्त लोग हैं, या जो जो साहस के गुण से युक्त है, तो उनके लिए कुछ विशेष कर्तव्य पालन के नियम होने चाहिए। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि प्लेटो ने जो है साम्यवाद की बात की। वो संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात करता है, वो परिवार विषयक साम्यवाद की बात करता है, जो खास तौर पे आप कह सकते हैं कि शासक वर्ग के लिए है और सैनिक वर्ग के लिए है। तो इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम एज ए पॉलिटिकल थिंकर प्लेटो को पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि न्याय की जो प्राचीनतम जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं से नैतिक मूल्यों से युक्त है। वो नैतिकता की अवधारणा से युक्त है जिसमें कि कर्तव्य पालन पर विशेष रूप से बल दिया गया है। तो इतनी ही बात आप ध्यान में यहाँ पे रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि प्रारंभ में न्याय की जो अवधारणा थी उस पर नैतिक मान्यताओं का प्रभाव था, और उस समय जो न्याय का अर्थ लिया जाता था वो किस अर्थ में लिया जाता था कि न्याय क्या है, वो एक तरीके से नैतिक आचरण है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो जिसका कार्य है वो उस कार्य को करे, यानी लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। ठीक है। लेकिन जब आप प्लेटो से आगे बढ़ते हैं तो जो एक दूसरा जो एक महान विचारक आपके सामने दिखाई पड़ता है वो है अरिस्टोटल, अरस्तु। लेकिन अरिस्टोटल को जब आप देखेंगे तो अरिस्टोटल कहीं ना कहीं से वो पहला ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने कि चीज़ों को कहीं ना कहीं से व्यवहारिक नज़रिए से देखने का प्रयास किया। उसका जो अप्रोच था वो कहीं ना कहीं से प्रैक्टिकल था, या वो चीज़ों को जो है यथार्थ के नज़रिए से वो देखने का प्रयास करता है। तो प्लेटो ने जिस अर्थ में न्याय की बात की तो उससे थोड़ा सा हट के आप कह सकते हैं कि अरिस्टोटल ने न्याय के बारे में बात की। तो अरिस्टोटल जब न्याय की बात करता है तो वो सिर्फ नैतिक मान्यता तक ही आधारित नहीं रहता है, उसमें बहुत सारी व्यवहारिक चीज़ों को वो इंक्लूड करता है। तो अरिस्टोटल कहता है कि भाई न्याय में किन चीज़ों का होना चाहिए, तो वो दो प्रकार के न्याय की बात करता है। एक तो कहता है कि न्याय में जो है वितरण के मुद्दे को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसे वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात वो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से अरिस्टोटल का ये मानना था कि किसी भी राज्य में ये देखा जाना चाहिए कि लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से पद पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम ये कह पाएंगे कि उसी राज्य में वितरण न्याय है जिस राज्य में लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार पद और पुरस्कार मिलते हैं। यानी एक तरीके से वो अनुपातिक न्याय के संदर्भ में है कि भाई जिस अनुपात में आपके भीतर योग्यता है उसी अनुपात में आपको पद मिलता है, पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता है। एक दूसरे संदर्भ में भी अरिस्टोटल ने न्याय की बात की, वो कहीं ना कहीं से शोधक न्याय है, जिसे हम करेक्टिव जस्टिस कहते हैं। तो शोधक न्याय होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है तो ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण न करे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं से मनुष्यों के आपसी व्यवहार को वो ठीक करने के संदर्भ में होता है। तो आप आगे उदाहरण दे सकते हैं कि अगर हम अरस्तु को देखेंगे
तो अरस्तु का जो दृष्टिकोण था वो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि वो व्यवहारिक था। और वो किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है वितरण न्याय की, या वो बात करता है शोधक न्याय की। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है और दूसरा करेक्टिव जस्टिस है। तो एरिस्टोटल जो कहता है वितरण न्याय के बारे में कि वितरण न्याय क्या है, तो उसका मानना है कि ये एक प्रकार से आनुपातिक न्याय है, जिसमें ये देखा जाता है कि लोगों की योग्यता के अनुसार पद व पुरस्कार का वितरण हो। और जब एरिस्टोटल वितरण न्याय की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है, तो वो कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी राज्य में वितरण न्याय नहीं होगा तो उस राज्य में क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं से वो क्रांतियों के निवारण के तौर पे भी वो वितरण न्याय की बात करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस काल में एरिस्टोटल था तो वहाँ पे छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे यूनानी नगर राज्य हुआ करते थे। तो वहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा होती थी। तो किस तरीके से उन नगर राज्यों में स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, तो इसको लेकर एरिस्टोटल ने अपने व्यवहारिक नज़रिए से एक वहाँ पे उसने जो है अपना एक दृष्टिकोण वहाँ पे उसने प्रस्तुत किया। तो ये सारी जो बातें हैं, जो एरिस्टोटल का जो न्याय का सिद्धांत है, या एरिस्टोटल ने किस तरीके से क्रांतियों की अवधारणा की बात की, तो ये सारी बातें भी हम वहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को देखेंगे तो उसमें एरिस्टोटल भी आपके पाठ्यक्रम में है। जो दूसरा बड़ा विचारक है प्लेटो के बाद, वो एरिस्टोटल है। तो वहाँ पे हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ रेफरेंस के तौर पे कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं। फिर जैसा कि हमने कहा कि एरिस्टोटल में शोधक न्याय भी है। तो जो शोधक न्याय है वो क्या चीज़ है, जिसे हम करेक्टिव जस्टिस कह रहे हैं, कि एक नागरिक द्वारा दूसरे नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण रोकना। ठीक है। आमतौर पे जिसे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके का व्यवहार करे, तो वहाँ पे ऐसे नियम बनाना जिसमें कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कुछ गलत करता है तो उसे रोका जा सके। तो उसे उसने एक नाम दिया कि वो एक तरीके से करेक्टिव जस्टिस है, या वो एक तरीके से त्रुटि निवारण न्याय है, या वो एक तरीके से शोधक न्याय है। जब आप मिडवल एज में आते हो या मिडवल पीरियड में आते हो, जब आप मध्यकालीन उसमें आते हो, मध्यकाल में आते हो, तो फिर आप देखते हो कि मध्यकाल में किस चीज़ का प्रभाव दिखता है। अगर आप पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन को देखें या पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को देखें, तो मध्यकाल में आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा जो चिंतन था, पूरा का पूरा जो दर्शन था, वो कहीं ना कहीं से धर्म की मान्यताओं से प्रभावित था। धर्म का बहुत बोलबाला था। धर्म का मतलब अगर हम पाश्चात्य संदर्भों में बात करें तो वहाँ पे एक तरीके से क्रिश्चियनिटी का या ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो उस चीज़ का जो असर था वो न्याय की संकल्पना पे भी पड़ा। अब सीधे सीधे क्या कहा जाने लगा मध्यकाल में? मध्यकाल में कहा जाने लगा कि भाई न्याय का अर्थ क्या है? तो न्याय का अर्थ है धर्म के अनुसार आचरण करना। अगर आप धर्म के अनुसार आचरण करते हैं तो न्याय है,
और अगर आप धर्म के विरुद्ध जाके आचरण करते हैं तो वो अन्याय है। तो इस तरीके से मध्यकाल में बात होने लगी। भारत में भी आप देखेंगे, जैसे भारत का जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है, तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पे भी आप धर्म का प्रभाव देखते हैं। तो वहाँ भी कहीं न कहीं से न्याय को इस नज़रिए से देखा जाता था कि अगर आप धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, राजा अगर धर्म के अनुसार आचरण करता है तो राजा न्यायी होगा। राजा अगर धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा तो राजा क्या हो जाएगा? राजा अन्यायी हो जाएगा। तो इस तरीके की मान्यताएं जो है, अगर पश्चिमी जगत को देखेंगे तो वहाँ मध्यकाल में दिखाई पड़ती हैं, और भारत के उदाहरण को देखेंगे तो भारत में जो प्राचीन चिंतन है वो उससे प्रभावित हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि मोटे तौर पे पाश्चात्य संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि मध्यकाल में न्याय की अवधारणा को धर्म से जोड़कर देखा जाने लगा। अर्थात धर्म के अनुसार आचरण को न्याय कहा जाने लगा, और धर्म विरोधी आचरण को अन्याय माना जाने लगा। लेकिन जब हम आधुनिक काल में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आधुनिक काल में बहुत सारे कारणों की वजह से चेंजेज आए। जैसे उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे आंदोलन चले, जिसमें कि धर्म सुधार आंदोलन भी थे, जिसमें आप पुनर्जागरण या रेनेसां की भी बात करते हैं। फिर आगे चल के आप देखेंगे कि कहीं न कहीं से जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका भी एक प्रभाव हमें मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ आई, उनका भी असर लगभग सभी अवधारणाओं पर हमें देखने को मिलता है। फिर उसी दरमियान आप देखेंगे, खासतौर पर 19वीं सेंचुरी में आप देखेंगे तो फिर आप देखेंगे समाजवादी या साम्यवादी जो विचारधारा थी उसका जो विकास हुआ, तो उसका भी जो एक असर था वो हम न्याय की संकल्पना में देखने को मिलते हैं। तो जब हम आधुनिक काल में पहुंचते हैं, यानी मध्यकाल से आगे बढ़ते हुए जब हम आधुनिक काल में पहुंचते हैं, तो विभिन्न कारणों से आप कह सकते हैं कि न्याय की संकल्पना में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले हम कारण को लिख लें कि जब हम आधुनिक काल में पहुंचते हैं तो न्याय की संकल्पना में परिवर्तन आता है। और इसके कारण हमने क्या क्या बताया आपको कि एक तो हमने कहा कि पुनर्जागरण, रेनेसां जिसे आप कहते हैं, आगे चल के आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति, फिर आप लिख सकते हैं उदार लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास
और लास्ट में आप कह सकते हैं समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव। तो अब आधुनिक काल में आप देखते हैं कि इन विभिन्न कारणों से हमें न्याय के विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। अब हम न्याय के विभिन्न रूप देखते हैं, जिसमें मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि अब बात होने लगी कानूनी न्याय की, अब बात होने लगी राजनीतिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, और आगे चल के सामाजिक न्याय की। तो अब आप न्याय के कई रूप देखते हैं। आप लीगल जस्टिस को भी देखते हैं, आप पॉलिटिकल जस्टिस को भी देखते हैं, आप इकोनॉमिक जस्टिस को भी देखते हैं, और आप सोशल जस्टिस को भी देखते हैं। अब ये जो संकल्पनाएं हैं लीगल जस्टिस से लेके सोशल जस्टिस तक, ये एक तरीके से ये माना जाता है कि ये मॉडर्न एज की संकल्पनाएं हैं, ये आधुनिक काल की संकल्पनाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कानूनी न्याय का क्या अर्थ है। तो देखिए, कानूनी न्याय का जो अर्थ लिया गया वो बहुत सीधे तौर पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कानूनी न्याय किसे कहा गया। कानूनी न्याय कहा गया, इसके कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई। तो कहा गया कि भाई कानूनी न्याय वहाँ पे होगा जहाँ पे क्या क्या होगा, जहाँ पे विधि का शासन होगा, जिसे आप कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है, लेकिन विधि का शासन होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि जो विधि है या जो कानून है वो कैसा होना चाहिए, वो न्यायसंगत कानून होना चाहिए। न्यायसंगत कानून की बात इसलिए कही गई क्योंकि ये कहा गया कि कानून भी अन्याय या कानून भी अन्यायी हो सकता है। इसका क्या अर्थ है भी हम आपको स्पष्ट करते हैं। एक तीसरी बात कही गई कि कानून का न्याय संगत क्या होना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो लीगल जस्टिस की बात की गई, तो लीगल जस्टिस का बात ये कहा गया कि अब कानून का शासन होना चाहिए। लीगल जस्टिस की जो पहली कंडीशन बताई गई कि कानून का शासन होना चाहिए। इस बात का अर्थ आप जो पुराने दौर के जो राजा का जो शासन था उससे आप जोड़ के देख सकते हैं कि राजा का जब शासन था, या आप कह सकते हैं कि जब राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी, तो राजतंत्र की व्यवस्था में आप क्या देखते हैं कि जो राजा की जो मर्जी थी या राजा की जो इच्छा होती थी वही क्या होता था, कानून होता था। जो राजा कह देता था सिंहासन पे बैठ के, वही उसका जो वचन होता था वही एक प्रकार से कानून हो जाता था। लेकिन अब मॉडर्न एज में ये कहा जाने लगा कि नहीं, लीगल जस्टिस तभी होगा जब एक तरीके से कानून का शासन होगा, और वो कानून जो किसी एक राजा या किसी एक व्यक्ति की मर्जी पर आधारित नहीं होगा। और साथ ही इस बात पर भी उसमें बल दिया गया कि देखिए, लीगल जस्टिस का होना सिर्फ कानून का होना नहीं है, बल्कि लीगल जस्टिस तभी हो सकता है जब कानून भी न्याय संगत हो। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये कहा गया कि जो कानून है वो कानून भी अन्यायी हो सकता है। जैसे इसके बहुत सारे आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि औपनिवेशिक काल में जब आप देखते हैं कि यूरोपीय देशों ने दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए
जिससे कि आप कह सकते हैं कि वो अन्यायी कानून थे। जैसे आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आपने रॉलेट एक्ट का नाम सुना होगा। तो वो कानून किसने बनाया? तो वो कानून एक तरीके से अंग्रेजों ने बनाया भारतीयों के लिए। अब वो कानून क्या बनाया कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, और एक तरीके से उसको सफाई देने का या अपना बचाव करने का भी कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे कानून को आप क्या कहेंगे कि ऐसा कानून तो अन्यायी हो जाएगा। तो जहाँ पे ऐसा कानून होगा तो आप बताइए कि आप बिना किसी कारण बताए किसी व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दें और जब तक मर्जी चाहे उसको उठा के जेल में डाल दें, तो क्या ऐसा कानून से आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ तो कानून ही अन्याय है, कानून ही एक तरीके से अन्याय कर रहा, तो वहाँ पे न्याय कैसे हो सकता है? या जैसे बहुत सारे देशों में आप देखेंगे, जैसे आप दक्षिण अफ्रीका को उदाहरण देखते हैं, आप नामीबिया को उदाहरण देखते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कानून थे जो रंग भेद को बढ़ावा देने वाले कानून थे। तो अब जहाँ पे रंग भेद को बढ़ावा देने वाले कानून हैं कि जो अश्वेत जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव होगा, तो ऐसे कानून को आप क्या कहेंगे? ये जो कानून है ये एक तरीके से अन्याय पर आधारित है, अन्यायी कानून है। तो जहाँ पे अन्यायी कानून होगा तो वहाँ पे न्याय हो ही नहीं सकता है, लीगल जस्टिस नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये कहा गया कि देखिए कानून का शासन होना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 है कि जो भी कानून हो वो न्याय पर आधारित हो। वो न्याय पर आधारित हो, ऐसा ना हो कि कानून इटसेल्फ अपने आप में वो अन्याय को बढ़ावा देने वाला हो। इसी तरीके से उसमें ये भी कहा गया कि जो कानून है उसका एक तरीके से न्यायपूर्ण तरीके से उसका क्रियान्वयन भी हो, उसके क्रियान्वयन पे भी ध्यान दिया गया। क्रियान्वयन की बात इसलिए की गई कि ये कहा गया कि भाई जो न्याय की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं से वो पारदर्शी होनी चाहिए या वो तटस्थ होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे आप देखते हैं कि अदालतों में जो मूर्ति लगी होती है, न्याय की देवी की जो मूर्ति लगी होती है, तो उनकी आंखों पे एक पट्टी बंधी होती है। तो पट्टी इसलिए बंधी होती है क्योंकि वो कोई भेदभाव नहीं कर रही है। वो संकल्पना ये है कि भाई वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वो किसी चीज़ में कोई छोटे बड़े का या किसी और आधारों पे किसी का कोई भेदभाव नहीं है, वो तटस्थ तरीके से वो न्याय कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं से कहा गया कि जो कानूनी न्याय के लिए ज़रूरी है कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो तटस्थ हो, वो निष्पक्ष हो, वो पारदर्शी हो, एक तरीके से उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो। आप कह सकते हैं कि उसमें जो है साक्ष्य के नियम हो कि भाई आप उसी व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं जिसके खिलाफ साक्ष्य दिख रहे हों, है जिसे आप एक तरीके से रूल ऑफ एविडेंस कहते हैं कि साक्ष्य के नियम हो। बिना साक्ष्य के आप किसी व्यक्ति को वहाँ पे दंडित नहीं कर सकते, और वो जो न्याय प्रक्रिया हो वो किसी के दबाव में ना हो। ठीक है, तो इस तरीके की जब चीज़ें होंगी तब आप कहेंगे कि वहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे कि वहाँ पे लीगल जस्टिस है। तो लीगल जस्टिस में जब हम कानून के न्याय संगत क्रियान्वयन की बात करते हैं तो उसी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि उसी में कहा जाता है कि जैसे क्या होना चाहिए कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो पारदर्शी निष्पक्ष हो, न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष हो। और एक बात और इसमें लिख सकते हैं कि जो न्यायपालिका है तटस्थ हो व स्वतंत्र हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लीगल जस्टिस को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की। तो जो राजनीतिक न्याय है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? तो राजनीतिक न्याय के बारे में आप जो पहली बात कह सकते हैं वो बात ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से उदार लोकतांत्रिक संकल्पना है। ये लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। और इसमें मोटे तौर पे दो बातें की जाती हैं
एक तो ये कहा जाता है कि सभी को क्या होना चाहिए, समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। समान राजनीतिक अधिकार में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि भाई सभी लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, है ना, और मत देने और आप कह सकते हैं कि पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और एक बात और कही जाती है पॉलिटिकल जस्टिस में कि न सिर्फ समान राजनीतिक अधिकार होना चाहिए बल्कि समान राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। तो देखिए, जो बात मैंने कही बहुत आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि जब हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो एक तरीके से लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। जब हम आगे विचारधारा को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जो उदारवादी जो विचारधारा है वो पहले अस्तित्व में आती है और उसी उदारवादी विचारधारा का जब आगे चल के विकास हुआ तो वो लोकतंत्र के रूप में हुआ। तो उदारवाद पहले आया और उसी क्रम में उसमें लोकतंत्र की बात जुड़ गई। तो कुल मिला के हम एक शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, उदारवादी लोकतांत्रिक विचार या लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट। जैसे भारत के बारे में आप कहते हैं कि भारत कैसा देश है, तो भारत एक उदार लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका कैसा देश है, तो अमेरिका एक उदार लोकतांत्रिक देश है। ब्रिटेन कैसा देश है, तो उदार लोकतांत्रिक देश है। तो जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं तो उसमें पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है, तो सबको समान रूप से राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकारों में जो सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है कि भाई सबको मत देने का अधिकार है या सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, जिसे आप कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। किसी अन्य आधार पर आप किसी को मत देने के से वंचित नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो अगर अल्पवयस्क है, तो वो बात वहाँ पे उसको तो कंसीडर कर लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, आप जो है आप 5 साल के 10 साल के बच्चे को आप वोट देने का अधिकार नहीं दे सकते, लेकिन एक सर्टेन एज, वो 18 साल भी हो सकती है, वो 21 साल भी हो सकती है। तो उस एज में आने के बाद में फिर कोई आधार नहीं है कि आप किसी को जो है मत देने के अधिकार से वंचित करें। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। और ये कहा जाता है कि जो पद है, जो सार्वजनिक पद है, वो ओपन टू ऑल है, वो सभी लोगों के लिए खुले हैं। आप एक छोटे से पद से लेके और आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने तक के जो पद हैं वो सभी लोगों के लिए खुले हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ लोगों का विशेषाधिकार है या कुछ लोगों की खानदानी परंपरा चली आ रही है या वंशानुगत परंपरा चली आ रही है, जैसा कि राजतंत्र के ज़माने में होता था कि भाई राजा का बेटा ही राजा होगा। लेकिन नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि अगर राजा का बेटा राजा वाला जो कॉन्सेप्ट होगा तो फिर पॉलिटिकल जस्टिस नहीं होगा। अब पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि हर किसी को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत गर्व से बताते हैं कि वो एक ऐसी पृष्ठभूमि से थे कि जहाँ पे आमतौर पे लोग उतने ऊंचे पद पे पहुँचने के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो एक जो है देश के सर्वोच्च पद पे पहुँचे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई जो भी पद है वो ओपन टू ऑल है, वो सभी लोगों के लिए वो जो पद है वो खुले हुए हैं। तो और ये बात कही गई कि कुछ लोगों ने कहा कि देखिए पॉलिटिकल जस्टिस के लिए भी ज़रूरी है कि अधिकारों का ही होना ज़रूरी नहीं है, समान अधिकारों का ही होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वहाँ पे पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है कि सभी का बराबर से भागीदारी है या नहीं है। जैसे वो बात जो आप उदाहरण दे सकते हैं कि भाई महिलाओं को मताधिकार तो दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं या अपने परिवार की इच्छा के अनुसार या परिवार के पुरुष सदस्य की इच्छा के अनुसार या दबाव के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे कि उनकी भागीदारी है, नहीं तो भागीदारी नहीं है। या जैसे महिलाओं को पंचायतों में स्थान दे दिया गया, उनको आरक्षण दे दिया गया, लेकिन अब वो क्या वाकई वहाँ पे वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं या उनके परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो उस महिला प्रधान के नाम पे उस गांव का जो है प्रधानी वो चला रहे हैं। तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में पार्टिसिपेशन है या नहीं।
तो अगर एक्चुअल में पार्टिसिपेशन है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या है, वो एक तरीके से फिर हम कहेंगे कि वहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस है। अब इसी क्रम में हम और चीज़ों को देख लें। जैसे एक संकल्पना आई जिसे हम आर्थिक न्याय कहते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस। तो आर्थिक न्याय की संकल्पना के बारे में आप ये बात कह सकते हैं कि जैसे हमने राजनीतिक न्याय की संकल्पना के बारे में कहा कि ये मोटे तौर पे कहा जाता है कि ये लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, ये उदार लोकतांत्रिक विचार है। तो आर्थिक न्याय के संदर्भ में मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ये समाजवादी या साम्यवादी संकल्पना है। ठीक है, ये प्रायः जो है आप देखते हैं कि ये समाजवादी या साम्यवादी संकल्पना है। समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, इस पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे बस आप रेफरेंस के तौर पे लिख लीजिए कि ये एक समाजवादी या साम्यवादी संकल्पना के तौर पे आर्थिक न्याय को, संकल्पना के अंतर्गत आर्थिक न्याय को देखा जाता है। और यहाँ पे जिस बात पर बल दिया जाता है वो बल क्या दिया जाता है कि भाई शोषण का अंत, शोषण का अंत, और दूसरी चीज जिसकी बात की जाती है आर्थिक समानता। तो इस बात को आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि जो लोग इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो समाजवादी या साम्यवादी जो विचारक हैं या समाजवादी या साम्यवादी जो देश है, तो वो राजनीतिक न्याय को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई 5 साल में एक बार आपको वोट देने से क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से अगर आप देखेंगे तो जो साम्यवादी हैं वो इकोनॉमिक जस्टिस पे सबसे ज़्यादा बल देते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस तभी हो सकता है कि जब समाज में जो भी आर्थिक शोषण हो रहा है उस आर्थिक शोषण का अंत किया जाए। वो आर्थिक शोषण चाहे किसी संपत्तिशाली वर्ग द्वारा संपत्तिहीनों का किया जा रहा हो या पूंजीपति के द्वारा मजदूरों का किया जा रहा हो, तो उस शोषण का अंत होना चाहिए। और समाज में क्या होनी चाहिए, तो समाज में एक तरीके से समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए। वहाँ पे किसी तरीके से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर भेदभाव होगा, अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा, अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो कहेंगे कि वहाँ पे फिर आर्थिक न्याय नहीं हो सकता। तो आर्थिक न्याय के लिए ज़रूरी है कि भाई शोषण भी खत्म हो, समाज में जो गैर बराबरी है वो भी खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, असमानता है वो सारी चीज़ें खत्म हो, तब जो है इकोनॉमिक जस्टिस हो सकता है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक जो सबसे आज के संदर्भ में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम सोशल जस्टिस कहते हैं। और ये सोशल जस्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पे हमको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारे पाठ्यक्रम में जैसे रॉल्स का जो जिक्र है तो वो उसमें जो मेन रेफरेंस है वो सोशल जस्टिस से ही जुड़ा हुआ है। तो अब हम आगे इसी क्रम में बात करेंगे आपसे सामाजिक न्याय की। तो सामाजिक न्याय का जो विचार है ये कई अलग अलग विचारधाराओं से ये प्रेरित है। इसमें आप कहेंगे कि इसमें वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट है, ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से भी प्रेरित है, ये समाजवादी मान्यताओं से भी प्रेरित है। और समकालीन संदर्भों में अगर आप देखते हैं, कंटेम्प्रेरी उसमें आप देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर जो आइडियोलॉजी है जिसे हम समतावादी कहते हैं। बेसिकली जो आपके पाठ्यक्रम में जो जॉन रॉल्स हैं इन्हें भी समतावादी कहा जाता है, इगलिटेरियन। तो ये इगलिटेरियन जो आइडियोलॉजी है उससे भी प्रेरित है। तो आप सबसे पहली बात यही लिखेंगे कि जो सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
समाजवादी विचारधारा और समतावाद से प्रेरित है। यहाँ पे हम प्रेरित लिखते रहे कि जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो किससे प्रेरित है, किससे मोटिवेटेड है। तो हमने 3 उदाहरण दिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, समाजवादी विचारधारा और समतावाद। और समतावाद में ही मैंने कहा जैसा कि जॉन रॉल्स को लिया जाता है। अब देखिए, जो सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है वो एक बहुत वृहद संकल्पना है, जिसे हम न सिर्फ आधुनिक संकल्पना के तौर पे देखते हैं, बल्कि इसे हम एक समकालीन संदर्भों में भी हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो इसे आप विस्तार से समझें कि आखिर ये सामाजिक न्याय है क्या। देखिए, जो सबसे पहली बात आप इसमें लिखेंगे कि जो सामाजिक न्याय है ये किस चीज़ पर केंद्रित है, इसका फोकस किस चीज़ पे है। तो आप कहेंगे कि इसका जो फोकस है वो मुख्य रूप से कहा जाता है कि संसाधनों के वितरण पर फोकस है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि भाई सोशल जस्टिस जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बेसिकली एक तरीके से जो रिसोर्सेज हैं, जो समाज के जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो उस पे ये फोकस करता है। तो सबसे पहला सवाल तो आपके मन में उठना चाहिए कि आखिर संसाधन का मतलब क्या, संसाधन से यहाँ पे अर्थ क्या है। देखिए, संसाधन का अर्थ यहाँ पे सिर्फ धन संपदा से नहीं है। संसाधन का मतलब यहाँ पे उन समस्त चीज़ों से है जो डिजायरेबल होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। संसाधनों का जो परिभाषा है वो बहुत बृहद है कि मनुष्यों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो एक तरीके से वो रिसोर्सेज के तौर पे देखे जाते हैं। भाई, आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये भी एक संसाधन है। आपको नौकरी चाहिए, ये भी एक संसाधन है। आपको एक तरीके से आपको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, ये भी संसाधन है। तो कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी रिसोर्सेज डिजायरेबल हैं वो हमारे संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे एक बात पे हम विशेष रूप से आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय में हम मुख्य तौर पे उन्हीं संसाधनों की बात करते हैं जो एक तरीके से जिन संसाधनों की स्कार्सिटी होती है, या जिन संसाधनों को हम कह सकते हैं कि जिनका की अभाव होता है। अगर कोई ऐसा संसाधन है जो ईजिली अवेलेबल है तो फिर हम उसके वितरण की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मुख्य तौर पे उन संसाधनों की बात की जाती है जिनका की अभाव है, जिनकी की कमी है। यानी आप कह सकते हैं कि अच्छा, वो संसाधन जिनकी बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को वो संसाधन मिलते हैं तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के मिलने से वो संसाधन फिर दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने कहा कि नौकरी भी एक संसाधन है, नौकरी को भी हम रिसोर्सेज के तौर पे देख रहे हैं। अब नौकरी के बारे में आप कहेंगे कि भाई नौकरी का जो मसला है तो वहाँ पे सामाजिक न्याय का मुद्दा आ जाएगा कि हम कहेंगे कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम देखेंगे कि नौकरी अर्थात एक विशिष्ट प्रकार के संसाधन का किस तरीके से वितरण हो। यानी अब सवाल ये है कि नौकरी किसको मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब देखिए, नौकरी को हम संसाधन क्यों कह रहे हैं? नौकरी को हम संसाधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नौकरी की स्कार्सिटी है, नौकरी की आप देखेंगे कमी है, नौकरी का आप देखेंगे अभाव है। ऐसा नहीं कि नौकरी हर जगह मिल रही और जो भी चाहे जाके नौकरी को ले ले, नौकरी को जो है प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि पता चला कि 50,000 पद विज्ञापित हो रहे हैं तो उसमें पता चला कि 20 लाख लोग उसके आवेदन करता है। आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कि आप देखेंगे लाखों की संख्या में आप जैसे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो उसमें भाग लेते हैं उस प्रतियोगी परीक्षा में। लेकिन आखिर आईएएस के पद कितने हैं? तो वो पद तो 1000 से भी कम है आज की तारीख में। पीसीएस के लिए आप प्रयास करते हैं, वहाँ भी आप देखेंगे तो 1000 के आसपास के पद होते। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि हम नौकरी को संसाधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नौकरियों का अभाव है, नौकरियों की कमी है।
लेकिन इच्छा रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इच्छा रख रहे हैं उस नौकरी की। और फिर आप देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उससे जो दूसरे इच्छा रखने वाले जो लोग हैं वो वंचित हो जाते हैं। अगर 1000 लोग आईएएस बनते हैं तो इसका मतलब है कि लाखों की संख्या में लोग फिर आईएएस बनने से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो ये चीज़ पे हम आपको विशेष तौर पे जोर देना चाहेंगे। आमतौर पे जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं होती। वहाँ तो सीधे सीधे लिख दिया जाता है कि भाई सामाजिक न्याय का मतलब है संसाधनों का वितरण, लेकिन संसाधन का मतलब क्या? तो जब आप एक एक शब्द को पकड़ के जब आप उसका विश्लेषण करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको अर्थ समझ में आता है कि नहीं, हर चीज़ संसाधन नहीं हो सकती। भाई आप कह सकते हैं कि समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ओपन टू ऑल है। अगर हम कहते हैं कि अच्छा दोस्त होना वो भी एक संसाधन है, दोस्त भी एक रिसोर्स हो सकता है। तो अगर हम अच्छा दोस्त बनाते हैं तो ये तो ऐसा नहीं कि अगर हम अच्छा दोस्त बनाते हैं तो इसका परिणाम ये हो जाएगा कि आप अच्छा दोस्त बनाने से वंचित हो जाएंगे। आप भी दोस्त बना सकते हैं, हम भी दोस्त बना सकते हैं, हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग दोस्त बना सकता है। तो अच्छा दोस्त भी एक रिसोर्स है, लेकिन उसको हम वितरण के संदर्भ में नहीं लेंगे कि हमने अच्छा दोस्त बना लिया तो अब उस दोस्त को लेके मारामारी होगी, दूसरे लोग भी उसकी तरफ झपट पड़ेगी, यार तुमने क्यों अच्छा दोस्त बना लिया, और हम तुम्हारे ही अच्छे वाले दोस्त को जो है तुमसे छीन के ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको हम संसाधन के तौर पे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो उसके अवसर वो उसके अवसर सभी लोगों के लिए खुले हैं। हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी है अगर वो चाहेगा तो अपने हिसाब से अच्छा दोस्त बना सकता है। उसमें किसी तरीके से स्कार्सिटी या उसमें किसी तरीके से अभाव की बात नहीं है। तो दोस्त भी संसाधन है, लेकिन सामाजिक न्याय के संदर्भ में हम दोस्तों के वितरण की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो वहाँ पे हम नौकरियों की वितरण की बात वहाँ पे हम अवश्य करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप यही यहाँ पे लिखिए कि भाई संसाधनों का अर्थ क्या है। तो संसाधनों का अर्थ में सबसे पहली बात तो आप लिख रहे हैं कि संसाधन का अर्थ है कि जिसका अभाव है, जिसकी कमी है। जैसे हमने नौकरी का उदाहरण आपको दिया, यानी संसाधनों में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी अनेक लोग इच्छा करते हैं। और तीसरी बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि एक को मिलती है तो दूसरा वंचित हो सकता है। जो हमने कहा कि अगर एक को नौकरी मिलेगी तो दूसरा उससे वंचित हो सकता है। 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी तो लाख लोग उस नौकरी से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसलिए नौकरी क्या है, नौकरी एक संसाधन है। तो इस क्राइटेरिया पे आप देखेंगे तो नौकरी का उदाहरण यहाँ पे फिट बैठता है। ठीक है, तो अब देखिए जो सामाजिक न्याय है, यानी कुल मिला के आप कहेंगे कि जो सामाजिक न्याय है इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें सिर्फ भौतिक वस्तुओं की समानता को ही नहीं देखा जाता। एक दो पॉइंट और लिख लें तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सामाजिक न्याय का अर्थ यह नहीं है कि सभी वस्तुओं को सब में बराबर से बांट दिया जाए, यानी ऐसा नहीं है कि सभी वस्तुओं को
सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाए। और इसी में एक तीसरी बात भी आप लिख लें पहले, जबकि भौतिक संसाधनों की असमानता सामाजिक न्याय में बाधक होती है। ठीक है, अब देखिए जो मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी, आप इसका अर्थ समझिए कि ये कहा गया कि जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि जो जो फिजिकल जो रिसोर्सेज हैं उनको हम सभी लोगों में बराबर से बांट दें। सोशल जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि जो एक तरीके से जो भौतिक वस्तुओं की समानता से उसका मतलब नहीं होता है, या सिर्फ शब्द लगा के आप कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस का जो अर्थ है वो सिर्फ भौतिक वस्तुओं की समानता ही नहीं है कि सभी लोगों के पास में सभी जो चीज़ें हैं वो बराबर से होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए कि बराबर से नहीं है तो हम क्या करेंगे, समाज में जो भी चीज़ें हैं उठा के हम सब में बराबर से बांट दें। ये सोशल जस्टिस नहीं होता है। क्योंकि हाँ, उसमें एक बात जो तीसरी लिखी है उस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। वो बात ये कहा गया है कि यद्यपि ये होता है कि अगर फिजिकल रिसोर्सेज की या मेटलिस्टिक रिसोर्सेज की अगर इनइक्वलिटी है तो वो कहीं ना कहीं से सोशल जस्टिस में बाधा होती है। बात समझिए, देखिए फिर मैं आपको इसको उदाहरण से समझाता हूँ इन तीनों बातों को। मान लीजिए कि समाज में धन संपदा है, तो धन संपदा आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से वो भौतिक वस्तु है, वो मेटलिस्टिक थिंग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि जो सभी लोगों के पास में वो जो पैसा है वो सबके पास में बराबर हो। हम इस रूप में सोशल जस्टिस को नहीं देखेंगे, या हम ये नहीं कहेंगे कि समाज में अगर पैसा सबके पास में बराबर नहीं है तो हम क्या करें कि सबका जिसके पास में ज़्यादा पैसा है उसको वहाँ से छीन के हम दूसरे लोगों को उसको दे दें, या सबको सब में बराबर से पैसा बांट दें। तो सिर्फ यही चीज़ जो है सोशल जस्टिस नहीं है। अगर आप कहते हैं कि जो मेटलिस्टिक थिंग्स हैं, जो भौतिक संसाधन हैं, वो सब में बराबर से बांट दिए जाए तो ये सोशल जस्टिस नहीं है। यद्यपि इस बात पे भी बल दिया गया, जो तीसरी बात कही गई कि यद्यपि अगर फिजिकल रिसोर्सेज की या मेटलिस्टिक थिंग्स की इनइक्वलिटी होगी तो कहीं ना कहीं से सामाजिक न्याय इससे बाधित होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास कम पैसा है, या वो बहुत गरीब है, तो गरीबी अपने आप में क्या है, गरीबी कहीं ना कहीं से वो सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देने वाली चीज़ हो जाएगी। भाई पावर्टी जो है, तो पावर्टी तो कहीं ना कहीं से एक उदाहरण हो जाएगा ना आपका सोशल इनजस्टिस का, सामाजिक अन्याय का। तो फिर से आप ध्यान से समझिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने तीन बातें कही। पहली चीज़ तो हमने कहा कि सिर्फ भौतिक वस्तुओं की समानता के संदर्भ में ही इसको नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं कि समाज में जो भी लोग हैं उनके पास में जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, मेटलिस्टिक रिसोर्सेज हैं, जैसे धन संपदा वगैरह, वो सबके पास में समान हो, ऐसा नहीं है। या इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी भौतिक संपदा को, फिजिकल रिसोर्सेज को, मेटलिस्टिक थिंग्स को सभी लोगों में बराबर से बांट दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। जबकि ये बात आप देख रहे हैं कि अगर फिजिकल रिसोर्सेज की, धन संपदा की अगर असमानता है तो उससे क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं से सामाजिक न्याय बाधित होता है। जैसे कि हमने गरीबी को उदाहरण दिया कि अगर कुछ लोग संपत्ति से वंचित हैं, गरीब हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनके पक्ष में सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। तो देखिए सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है वो एक आप कह सकते हैं कि वृहद संकल्पना है। ठीक है, इसको विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश की। तो यहाँ पे हम कुछ नाम भी लेंगे, कुछ उदाहरण भी लेंगे। जैसे एक समकालीन राजनीतिक सिद्धांतकार हैं जिनका नाम है डेविड मिलर। तो डेविड मिलर का क्या कहना है, वो कहते हैं कि वो सामाजिक
न्याय के लिए, वो सामाजिक न्याय के लिए हायरार्की की हिंदी होती है सोपानिकी, या इसे पदक्रम भी कहा जाता है। पदक्रम की व्यवस्था को यहाँ पे लिए लिख लीजिएगा, सामाजिक न्याय के लिए। वो कहते हैं सामाजिक न्याय के लिए सोपानकी या पदक्रम की व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक है। और एक दूसरा नाम है, इनका नाम है आयरिस मैरियन यंग। आयरिस मैरियन यंग, इनका क्या मानना है कि सामाजिक न्याय सिर्फ भौतिक वस्तुओं के वितरण से संबंधित नहीं है, इसके लिए सामाजिक संरचना पर ध्यान देना होगा। और वो जो सामाजिक संरचना है, इसमें वो क्या कहती हैं आयरिस मैरियन यंग, कि उस सामाजिक संरचना में कुछ लोगों का तो प्रभुत्व होता है, या सशक्तिकरण होता है, और चलिए यही लिख दे रहा हूँ, कुछ का दमन होता है। ठीक है, तो देखिए डेविड मिलर ये कह रहे हैं, मैं दोनों को एक साथ जोड़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि डेविड मिलर का कहना है कि देखिए सोशल जस्टिस के लिए ज़रूरी क्या है कि अगर सोसाइटी में जो हायरार्की है, जो पदक्रम की जो व्यवस्था है, उसको समाप्त करना ज़रूरी है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आयरिस मैरियन यंग ने कहा कि सोशल जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो भी फिजिकल या मेटलिस्टिक रिसोर्सेज हैं, धन संपदा है, उनका वितरण कर दिया जाए, बराबर से वितरण कर दिया जाए। उसका अर्थ ये नहीं है, बल्कि अगर हम सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, उस सोशल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना को देखना पड़ेगा। और जब हम सामाजिक संरचना को देखते हैं तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिनका एम्पावरमेंट है, या जो डोमिनेट करते हैं, जो एक तरीके से जो आप कह सकते हैं कि समाज का जो संपन्नतम तबका है, या जिसे आम बोलचाल की भाषा में भारत में कह देते हैं जो क्रीमी लेयर है, जो मलाईदार तबका है, जो मलाई खाता है, वो एक आप कह सकते हैं कि वो एक आम बोलचाल की भाषा में उसको कह देते हैं। तो जो क्रीमी लेयर है, जो जिसका एम्पावरमेंट हुआ है, जिसका डोमिनेशन है, तो कुछ लोग तो उस पोजीशन में होते हैं।
लेकिन वहीं आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वंचित भी होते हैं और जिनका दमन होता है। तो अगर हम जब तक इस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, इस चीज़ का हम उचित समाधान नहीं निकालेंगे, तब तक जो है सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। और आयरिस मैरियन यंग का ये भी कहना है कि देखिए, जो दमन होता है वो दमन कई रूपों में होता है। ऐसा नहीं कि दमन सिर्फ एक रूप में होता है। तो वो एक तरीके से 5 तरीके बताते हैं कि उनका कहना है कि 5 ऐसे तरीके होते हैं जिनसे कि किसी भी सोसाइटी में हम दमन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो कौन से 5 तरीके हैं वो आप देख लें। अभी हम इन्हीं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यंग के अनुसार पांच तरीकों से दमन होता है, जिसमें वो 5 तरीके क्या क्या हैं। एक वो कहती हैं शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा वो कहती हैं हाशिए पर ढकेल देना, किसी को जिसे मार्जिनलाइजेशन कहते हैं, हाशिए पर ढकेल देना। तीसरा वो कहती हैं शक्तिहीनता। चौथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। पांचवा हिंसा। तो आयरिस मैरियन यंग के अनुसार जो किसी भी समाज में जो दमन होता है वो कई कारणों से होता है। उसमें एक तो सीधे सीधे एक्सप्लॉयटेशन है कि जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का या कुछ लोग बाकी अन्य लोगों का आर्थिक शोषण या किसी अन्य प्रकार से शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि कुछ लोगों को आप देखेंगे समाज में कि उनको एकदम से हाशिए पे ढकेल दिया जाता है। वो एक तरीके से उस स्थिति में डाल दिए जाते हैं जहाँ पे कि वो किसी भी तरीके से जो है जो डेवलपमेंट वगैरह है उसकी वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते। तो वहाँ पे उनका हम वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई व्यक्ति उनका डायरेक्ट शोषण कर रहा है, लेकिन वो उस कंडीशन में डाल दिए गए हैं, वो इस तरीके से किनारे पर उठा के फेंक दिए गए हैं, वो विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि उनका दमन हो रहा है और फिर उनके संदर्भ में फिर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। तीसरी जो बात वो कहती है कि उसका तीसरा जो उदाहरण है वो है कि शक्तिहीनता, कि अगर समाज में कुछ लोग हैं जो एक तरीके से शक्तिहीन हैं, वो इतने अशक्त हैं कि वो किसी भी चीज़ में न तो डिमांड कर सकते हैं न किसी तरीके से अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। चौथा जो वो बात कहती है वो है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। अब ये भी एक आप कह सकते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि उनको इस तरीके से डाल दिया जाता है, इस तरीके से एक विचारधारा को या इस तरीके से एक वैल्यू सिस्टम को प्रमोट किया जाता है कि जिससे कुछ लोग आप कह सकते हैं कि समाज में उस स्थिति में आ जाते हैं कि उनके पक्ष में फिर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी सोसाइटी है, तो किसी सोसाइटी में अगर कुछ इस तरीके से चीज़ें प्रचलित हैं जो महिलाओं के खिलाफ जाती हैं, कुछ ऐसे मूल्य, कुछ ऐसे परंपरा, कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जो महिलाओं के खिलाफ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस समाज में फिर महिलाओं के लिए जो है सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। अगर आप अफगानिस्तान को उदाहरण ले लें, और अफगानिस्तान में अगर इस तरीके से सांस्कृतिक मूल्य हैं कि जहाँ पे ये है कि ये कहा जाता है कि महिलाओं को स्कूल जाने की लड़कियों को स्कूल जाने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को नौकरी करने की आज़ादी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ पे उनके पक्ष में सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। और अल्टीमेटली लास्ट में वो जो बात करती हैं पांचवा जो तरीका है वो कहती हैं कि एक तरीके से वायलेंस। अगर सोसाइटी में वायलेंस है, हिंसा है, तो जिनके खिलाफ हिंसा है तो जाहिर सी बात है कि उनके पक्ष में फिर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। तो शोषण, हाशिए पर ढकेल देना, तीसरा जिसमें उन्होंने कहा शक्तिहीनता, चौथा उन्होंने कहा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, और फिर उन्होंने कहा कि हिंसा। तो अगर इस तरीके की चीज़ें समाज में हैं, किसी भी रूप में हैं,
किसी भी रूप में है, तो फिर आप कहेंगे कि वहाँ पे सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। तो ये कहा गया कि जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक क्या है? तो आवश्यक है कि समाज में संरचनात्मक परिवर्तन लाया जाए। समाज में संरचनात्मक परिवर्तन लाया जाए, या ये कहा जाएगा कि सामाजिक गतिशीलता हो, जिसे हम सोशल मोबिलाइजेशन कहते हैं, वह सुधार हो। ठीक है। और कुछ बातें और हैं जो आप नेक्स्ट उसमें लिख लें, तो मैं एक साथ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कहा गया सामाजिक न्याय तभी हो सकता है जब सभी के लिए समान अवसर हों, अवसरों तक सभी की समान पहुंच हो, जो नहीं पहुंच सकते उनके लिए विशेष उपबंध हो और अंतिम परिणाम में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। ठीक है। तो देखिए, अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि आखिर सामाजिक न्याय की संकल्पना क्या है। जैसे कि ये कहा गया कि भाई सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी क्या है। तो सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी ये है कि सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंज हो। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा है कि वहाँ पे अगर किसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेंस है या सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से बनी हुई है कि उसमें कुछ ही लोग लाभ की स्थिति में हैं, कुछ ही लोगों का एम्पावरमेंट हो रहा है, कुछ ही लोग बेहतर तरीके से जीवन जी रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो वंचित हैं या उनका दमन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ऐसे समाज में स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पे किस वजह से कुछ लोग डोमिनेट कर रहे हैं, कहाँ पे किस वजह से कुछ लोग जो है बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं। जैसे आप भारत के समाज की बात करेंगे तो आप कहते हैं कि भारत का जो समाज है वो जाति आधारित है। तो अनफॉर्चुनेटली आप क्या देखते हैं कि कुछ जातियाँ वो उच्च जातियाँ मानी जाती हैं और बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनको निम्न जाति के तौर पे देखा गया। तो फिर आप देखेंगे कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से वो बेहतर स्थिति में रहे या कहीं ना कहीं से उन्होंने डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया। लेकिन जो निचले पायदान पे जो खड़ी जातियां हैं तो कहीं ना कहीं से आपने देखा कि उनका विभिन्न तरीके से उनका दमन भी हुआ और वो बहुत चीज़ों से वो वंचित भी रहे।
और इस तरीके से एक सामाजिक व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ। अब चाहे उसके पक्ष में जो भी तर्क दिए गए हों, उसमें कहीं न कहीं से धर्म का भी उसमें रोल था, कहीं न कहीं से उसमें सांस्कृतिक मान्यताओं का भी रोल था, कहीं न कहीं से उसमें परंपरा रीति रिवाज का भी रोल बन गया। तो ये चीज़ एक तरीके से हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आ गई। तो अगर हमें भारत में अगर आप कहेंगे कि सामाजिक न्याय स्थापित करना है, तो हमें इस सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि सामाजिक संरचना में हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा। यही बात आप महिलाओं के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि भाई आप देखेंगे कि अगर महिलाएं बराबरी की स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए फिर हमको अकॉर्डिंगली सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लाना पड़ेगा। अब वो वजह चाहे जो भी हो, महिलाएं बराबर नहीं है, उसके लिए सांस्कृतिक परंपराएं कहाँ तक जिम्मेदार है, धार्मिक मान्यताएं कहाँ तक जिम्मेदार है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो कहाँ तक जिम्मेदार है, पैट्रियार्की या पितृसत्तात्मकता कहाँ तक जिम्मेदार है। तो उन चीज़ों को जब हम देखेंगे तो फिर हम कहेंगे कि भाई इसके हिसाब से जब तक हम स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेंगे, तब तक महिलाओं के साथ में क्या नहीं हो सकता, तब तक महिलाओं के साथ में सोशल जस्टिस नहीं हो सकता। तो सोशल जस्टिस इस बात की डिमांड करती है कि स्ट्रक्चरल चेंज हो। सोशल जस्टिस इस चीज़ की डिमांड करती है, सोशल जस्टिस इस चीज़ की डिमांड करती है कि सोशल मोबिलाइजेशन हो। अगर कुछ लोग जो है अगर पिछड़ गए हैं, मुख्य धारा से कट गए हैं, तो उनको उनके अंदर इतनी गतिशीलता लाई जाए कि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। और इसके लिए अगर ज़रूरत है तो हम कहीं ना कहीं से सोशल रिवोल्यूशन करें या सोशल रिफॉर्म करें, हम सामाजिक क्रांति करें, हम सामाजिक सुधार करें। ये होगा तभी सोशल जस्टिस होगा। तो कुल मिला के कहा गया कि देखिए सोशल जस्टिस का जो अर्थ है, सोशल जस्टिस का जो अर्थ है वो अर्थ ये है कि भाई सबके लिए समान रूप से अवसर होना चाहिए। न सिर्फ अवसर हो बल्कि उन अवसरों तक सभी लोगों की समान रूप से पहुंच होनी चाहिए। और अगर कोई उस अवसर तक नहीं पहुंच सका या नहीं पहुंच सकने की स्थिति में है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस होना चाहिए। जैसे भारत में आप देखते हैं कि जिन हम निम्न जातियों की बात कर रहे थे, दलित जातियों की बात कर रहे थे, तो उनके लिए फिर आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो आरक्षण क्या है कि भाई वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, वो कंपटीशन में उस क्षमता के साथ भाग नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया कि हमने उनके लिए आरक्षण की बात की। और कुल मिला के लास्ट में ये कहा गया कि भाई सोशल जस्टिस के लिए ज़रूरी क्या है। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि जो एंड रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है, तो उस अंतिम परिणाम में सभी लोगों की, सभी वर्गों की, सभी समुदायों की, सभी जातियों की, महिलाओं की, दलितों की, उसमें जो है उसमें उनका स्थान सुरक्षित है या नहीं, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित है या नहीं। तो इस तरीके से फिर हम सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो कुल मिला के देखिए मैंने इसकी सोशल जस्टिस की आपसे बहुत विस्तार से चर्चा की, और सोशल जस्टिस के बारे में हमने विस्तार से आपसे चर्चा इसलिए की क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर फिर आप आगे चल के रॉल्स को भी देखेंगे और बाकी जो उनके क्रिटिक्स वगैरह हैं उनको भी आप देखेंगे। और सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे निबंध वगैरह देखेंगे, एसे वगैरह देखेंगे, तो वहाँ भी सोशल जस्टिस से रिलेटेड बहुत सारे निबंध वगैरह आ जाते हैं। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ भी सोशल जस्टिस पे आपसे सवाल हो सकते हैं। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि रेलेवेंट चीज़ है सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट। तो हमने आपको शुरू से बताया कि देखिए सोशल जस्टिस का मोटे तौर पर तो आप मतलब लगाते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, कि ये संसाधनों का वितरण है। लेकिन फिर हमने कहा कि संसाधन का मतलब हर चीज़ नहीं है। संसाधन का मतलब वो है जिसका अभाव है, जिसकी बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं, और हो सकता है कि वो संसाधन अगर किसी एक को मिलेगा तो वो दूसरे को नहीं मिल पाएगा। जैसा कि हमने नौकरी को उदाहरण दिया कि नौकरी एक रिसोर्स है। फ्रेंडशिप को आप रिसोर्स के तौर पे नहीं देखेंगे, दोस्त बनाना को आप संसाधन के तौर पे नहीं देखेंगे, लेकिन नौकरी का जो इशू है वो एक संसाधन है। फिर हमने कहा कि देखिए सोशल जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सभी में बराबर से पैसा बांट दिया जाए। यद्यपि अगर कुछ लोगों के पास में पैसा कम है, वो गरीब है, तो उससे सामाजिक न्याय क्या होगा, तो हमने कहा कि उससे सामाजिक न्याय बाधित होगा। लेकिन हम सिर्फ उसी नज़रिए से नहीं देखते। तो फिर जैसे लोगों ने एक्सप्लेन किया, डेविड मिलर ने कहा कि भाई सोसाइटी में क्या होना चाहिए, तो हायरार्की खत्म होना चाहिए। और जो आयरिस यंग, उन्होंने भी यही कहा कि अगर हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसमें भी वो एक तरीके से भौतिक वस्तुओं का समान वितरण से हम उसको सिर्फ जोड़ के नहीं देख सकते। हाँ, हम ये देखेंगे कि हमको कहीं ना कहीं से ये देखना पड़ेगा कि सामाजिक संरचना क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कि सोशल स्ट्रक्चर में कुछ लोग तो एम्पावर्ड हैं, कुछ लोग तो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग वंचित हैं, और बाकी लोगों का क्या हो रहा है, वहाँ पे आप देखते हैं दमन हो रहा है।
तो फिर उन्होंने 5 तरीके बताए कि किन 5 तरीकों से लोगों का दमन हो सकता है, और अल्टीमेटली कहा गया कि भाई देखिए, सामाजिक न्याय तभी हो सकता है जब क्या हो, जब स्ट्रक्चरल चेंज हो, कि भारत में जब तक जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी तो भारत में सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। भारत में जब तक महिलाओं को लेकर सोच नहीं बदलेगी, समाज में जब तक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएगा, तो महिलाओं के पक्ष में सामाजिक न्याय पूरी तरीके से नहीं हो सकता। या जैसे अमेरिका के समाज को उदाहरण दें कि अमेरिका में जिस तरीके से आप देखते हैं कि अश्वेतों के साथ भेदभाव है, या बहुत सारे ऐसे लोगों के दृष्टिकोण है जिससे कि अश्वेतों के साथ भेदभाव होता है, तो जब तक वहाँ के समाज में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएगा, तब तक जो अमेरिका की जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो आजकल आप देखते हैं कि खबरों में भी है, ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे वहाँ पे आंदोलन चल रहे है ना, तो जब तक वहाँ के लोगों के, वहाँ के समाज में जब तक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएगा, तो अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी के लिए सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। तो कुल मिला के कहा गया कि भाई सामाजिक न्याय क्या चीज़ है, तो सामाजिक न्याय के लिए स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय के लिए हमको कहीं ना कहीं से सोशल रिफॉर्म करना पड़ेगा, हमको सोशल मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, हमको सोशल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। और फिर हमने कहा कि उसके कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हो सकते हैं कि देखिए, अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए, दरवाज़ा सबके लिए खुला होना चाहिए, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उस दरवाजे तक लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। दरवाज़ा खुला तो है, लेकिन भाई नौकरी का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, लेकिन उन लोगों की आप क्या बात करें कि जो किसी कारणवश स्कूल ही नहीं जा पाए, तो नौकरी के दरवाजे तक कहाँ तक पहुँचेंगे? उन लोगों को आप क्या कहेंगे जिनको कि किसी वजह से, गरीबी के कारण या किसी भी अन्य कारण से जिनको पढ़ाई अपनी बीच में छोड़ देनी पड़ी? गांव के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो परिवार हैं, वो कहाँ तक जो है आईएएस बन सकते हैं? तो देखिए, फिर वही बात कि हमने कहा कि दरवाज़ा सबके लिए खुला होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है। उस दरवाजे तक, उस अवसर तक सबकी समान रूप से पहुँच होनी चाहिए, हर आदमी वहाँ तक पहुँचे, और न सिर्फ पहुँचे, और अगर कुछ लोग नहीं पहुंच पाए तो उनको वहां तक लाने के लिए, उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमको स्पेशल प्रोविजन करने होंगे। वो प्रोविजन क्या हो सकते हैं? वो प्रोविजन उनके लिए सुविधाएं हो सकती हैं, वो प्रोविजन उनके लिए आरक्षण हो सकता है, उनके लिए किसी प्रकार का संरक्षण हो सकता है, वजीफा हो सकता है, स्कॉलरशिप हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, उनके जीवन को ऊपर उठाएंगे, ताकि वो जो है वहाँ पे आके अवसर तक वो पहुँच पाए। और फिर लास्ट में हम ये देखेंगे कि उनको पहुंचाना ही सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं था, बल्कि जो एंड रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है, उस अंतिम परिणाम में भी सभी लोगों की जो भागीदारी है, सभी लोगों की जो हिस्सेदारी है, सभी लोगों का जो हक है, वो वहाँ पे उनको मिला या नहीं मिला। अंतिम परिणाम में उनकी जो उनके पक्ष में भी चीज़ें हैं या नहीं है। अगर है तो आप कहेंगे कि सोशल जस्टिस है, और अगर नहीं है तो आप कहेंगे कि सोशल जस्टिस नहीं है। तो इस तरीके से आप सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे चल के न्याय को हम एक दूसरे तरीके से हम उसमें कैटेगराइज करेंगे, जिसमें हम प्रक्रियात्मक न्याय की बात करेंगे, जिसे हम प्रोसीजरल जस्टिस कहते हैं, और एक तरीके से जिसे हम सब्सटेंसिव जस्टिस कहते हैं, जो तात्विक न्याय है। तो हम प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंसिव जस्टिस में अंतर करते हुए हम फिर वहाँ से हम सीधे अपने आप को जोड़ेंगे रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से। और इतनी जो चर्चा मैंने की वो इसीलिए की क्योंकि हम रॉल्स को समझाने की एक तरीके से पृष्ठभूमि बना रहे हैं। हो सकता है कि मैं सीधे आज की चर्चा रॉल से ही शुरू कर देता, लेकिन शायद अगर मैं ऐसा करता तो फिर आप रॉल्स को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते, रॉल्स को से आप अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आज की जो मेरी जो क्लास थी वो इसी बात पर आधारित थी कि न्याय के बारे में आपके दिमाग में एक आउटलाइन बन जाए। तो इस आउटलाइन को समझने के बाद ही अब हम रॉल्स या उनके जो कम्युनिटेरियन जो क्रिटिक हैं उनको हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।